Jungle. नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो आज के इस डेमो लेक्चर में मैं सी राजकुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो बच्चे थोड़े से आड़े तिरछे से बैठे हुए हैं सीधे बैठ जाएं, क्योंकि मैं आप सबको देख पा रहा हूं। ठीक है सर जी। तो आज के इस डेमो लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि ये बताऊंगा कि एंटायर बैच के अंदर हम अपने जीएसटी के सिलेबस को कैसे हंसते खेलते कूदते हुए कवर करने वाले हैं। वो कौन कौन से यूनिक फीचर्स हैं जो हमने अपने बैच के अंदर डाले हुए हैं। हमारा एक स्लोगन है कि जीएसटी एट 360 डिग्री, 360 डिग्री पर जीएसटी के दर्शन हम करते हैं। वो कैसे पॉसिबल है, वो सारी बात मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है। और जो भी मैं बोलूंगा वो थ्योरेटिकली नहीं, उसकी थोड़ी थोड़ी सपोर्ट मैं आपको साथ में देकर चलूंगा, डेमोन्स्ट्रेट करके चलूंगा उस चीज को। ठीक है। और कुछ अपने बारे में भी खुलकर आपको बताऊंगा। तो रिलैक्स होकर आप बैठ जाइएगा। और बीच बीच में मेरे मुंह से शब्द निकल सकते हैं, मेरा बच्चा, मेरा भूरा, मेरा काला, पीला, नीला। तो ये मेरी आदत है। धीरे धीरे सब सीख जाओगे आप लोग कि हम क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। और रिकमेंड करना कि कोई भी सीए इंटरमीडिएट का बच्चा टैक्सी क्लास ज्वाइन करने से पहले ये डेमो जरूर देखे, और उसके बाद उसकी छुट्टी है, वो कुछ भी करे। ठीक है। तो वैसे करके है। तो आइए बात करते हैं आगे की तरफ। और थोड़ा ये कुछ बच्चे ना मुंह फुला के बैठे हुए हैं, तो ऐसे मुंह फुलाकर आपको नहीं बैठना है, क्योंकि कहते हैं कि जब भी घर से निकलो तो मुस्कान पहन कर निकलो। मुस्कान मतलब स्माइल। जब भी घर से निकलो तो मुस्कान पहन कर निकलो। मुस्कान साथ है तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती है। ऐसे बोल दिया करो, वाह वाह, अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, अच्छा लगे ना लगे, वाह वाह जरूर बोलना है आपको। तो यहां पर हम आ जाते हैं। पहले हल्का फुल्का मैं सिलेबस की बात करता हूं। आपका जो सिलेबस है वो कुछ ऐसे करके बटा हुआ है जीएसटी और इनकम टैक्स में। जीएसटी 40 मार्क्स का है और आपका इनकम टैक्स 60 मार्क्स का है। लेकिन जैसे ही न्यू सिलेबस आएगा, हालांकि आज तो खैर पानी फिर गया हमारी उम्मीदों पर कि न्यू सिलेबस नवंबर 2023 से आ रहा है, तो वो नहीं आ रहा। लेकिन जब आएगा तो कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा, 50-50 हो जाएगा। मजे की बात मैं बताऊं, आपका जो जीएसटी है ना, ये कमाल का पेपर है। ये स्कोरिंग है, ये स्कोरिंग है। और 40 नंबर का सिलेबस कवर करने में हमें लगभग 90 घंटे का समय लगेगा। जबकि आपका ये इनकम टैक्स कवर करने के लिए, भगवान झूठ ना बुलाए, लगभग 170-75 घंटे लग जाएं तो भाई निबट जाए तो ठीक है। ऐसे करके है। तो कम समय में आपका ये कंटेंट यहां पर पूरा होगा। और अगर आपने ठीक से, जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आप करते चले गए, तो इसमें से 90% यानी कि 36 मार्क्स लेकर आने कोई बड़ी बात नहीं होगी, बशर्ते कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस, आपके रिहर्सल्स, आपके टेस्ट सब कुछ अच्छे से हो रखे हों। तो फिर पास होने के लिए दूसरे पेपर से कितनी गुंजाइश की आवश्यकता, इसलिए ऊपर रखना है आपने जीएसटी को। ठीक। उसके बाद जो किताबें होंगी मेरी, इसमें चार्ट्स भी होंगे, मेन बुक होगी, कलरफुल बुक है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है। वो छोटी मोटी बातें हैं, ये इनको मैं की फीचर नहीं मानता, आजकल तो खैर ये ट्रेंड है। और क्वेश्चन आंसर की बुक होगी, जिसमें शानदार तरीके से वेल प्रेजेंटेड मैनर में आपको क्वेश्चंस के आंसर दे रखे होंगे। जितने भी आपके पास्ट एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस आए हुए हैं, एमटीपी, आरटीपी, सब इसके अंदर मिल जाएगा। इसमें आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हैं, एमसीक्यू भी हैं, और केस सिनेरियो जो होता है वैसे क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। मैं अपने बारे में भी बताऊंगा और हमारे जो की फीचर्स हैं उनके बारे में भी चर्चा करूंगा। ये 8 की फीचर्स को मैं लेकर आया हूं, और एक एक की फीचर पर मैं रुक रुक कर आपसे बात करूंगा। तो इसलिए वीडियो को आपने पूरा देखना है और शिद्दत के साथ देखना है। भाई साहब इधर, अरे सीधे बैठो भाई, टेढ़े नहीं, सीधे बैठो, और फोकस पूरा इधर रहना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी। तो यहां पर बात करते हैं आगे। मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है ऑफिशियली अगर बात करें सीए बनने के बाद। अदरवाइज मैं पढ़ा तो 99 से रहा हूं, जब मैं खुद 12th में पढ़ाई करता था, इवन 12th पास कर लिया था। तो 22 अक्टूबर 99 मेरा फर्स्ट डे था जिस दिन मैंने इस प्रोफेशन में शुरुआत कर दी थी।
तो वैसे काउंट करोगे तो 1 साल उधर और 23-24 साल का एक्सपीरियंस कुल मिलाकर हो गया है। आगे बात करते हैं कि अपने इस 15 साल के करियर में मैंने 1,55,000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया है। सीए, सीएमए, सीएस, मेजॉरिटी सीए है। उसके बाद में मुझे 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेलेक्ट किया आईआरएस ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए। यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में तो अपना सिलेक्शन होता है कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस। तो जो आईआरएस है उसको मैं ट्रेन करता हूं। ये कुछ झलकियां हैं, जैसे ये वाला बैच मेरा पहला बैच था 2020 में। तो आप कह सकते हो सर ये तो आईपीएस लग रहे हैं ना कि आईआरएस। दरअसल कस्टम्स के अंदर एक ड्रेस कोड होता है, तो ये अपने ड्रिल थी इस दिन ऑफिसर्स की। तो वैसे करके इसमें 5 लोग भूटानी भी होते हैं जो पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है। वहां पे रॉयल कमीशन होता है जैसे हमारे यहाँ पर यूपीएससी होता है, ठीक साहब। और ये अभी लेटेस्ट वाला है, बीच वाले बैच की फोटो गायब है। साल में एक बैच होता है इनका। ये यहाँ पर अभी लेटेस्ट बैच 2022 में मैंने कंप्लीट किया है, ये उसकी झलकियां है। तो 3 साल से मैं गवर्नमेंट के साथ भी इन्वॉल्व हूं। गवर्नमेंट ने ट्रस्ट किया हमारे ऊपर, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि इतिहास में पहली बार चार्टर्ड अकाउंटेंट ट्रेन कर रहा है आईआरएस ऑफिसर्स को। तो ये अच्छी बात है कि जो अपने फील्ड का स्पेशलिस्ट व्यक्ति है वो डिपार्टमेंट ऑफिसर्स के साथ में भी जुड़ा हुआ है। तो ये देश के आगे ले जाने की एक शुरुआत कह सकते हैं आप इसे, ठीक है जी। अब अपने एफर्ट्स के मिलाकर, इवन एफर्ट्स तो बच्चों का मानता हूं, बट अब मैं अपनी गाइडेंस कह सकता हूं उसे। तो उसके चलते हुए हमें सौभाग्य मिला है 8 बार अब तक सीए फाइनल लेवल पर ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। 2 बार सीए इंटरमीडिएट में ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। मैंने इंटरमीडिएट पढ़ाना शुरू किया था जीएसटी आने के बाद से, ठीक है। और 11 टाइम्स 11 बार इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स आए हैं अपनी ही क्लास से। तो ये इनके फोटोज मैंने यहां पर आपको लगा कर दिए हैं। और ये सीए इंटरमीडिएट की इस बार की जो टॉपर है दीक्षा गोयल, इनका फोटो है, अर्जुन। और ये यहां पर 94 मार्क्स एवर हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। नितिन जैन, इनका 94 मार्क्स आए थे आईडीटी में, एंड रैंक 2 भी इनका आया था। यहां पर जो फोटो देख रहे हैं ये अपने अपने टाइम में जो ऑल इंडिया हाईएस्ट लेकर आए थे आईडीटी के अंदर, ये उनकी फोटो। और ये सिलसिला आज से नहीं 10 साल पहले से चल रहा है। मई 2023 में इनके ऑल इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स आए थे। सभी की फोटो यहां पे लगे हुए हैं। ये तो हो गई मेरे बारे में बात कि मैं क्या हूं, कहां से हूं और कौन हूं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। यहां पर जो की फीचर्स होंगे हमारे बैच के अंदर कि हम क्या क्या करने वाले हैं, उसमें सबसे यूनिक फीचर आता है जीएसटी पोर्टल का यूज। आपको ऑफिस में जाके क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, रिटर्न फाइल करनी पड़ती हैं, पेमेंट्स करने पड़ते हैं, ई वे बिल बनाना होता है, ये सब जीएसटी के अंदर होता है। तो यहां टीचर आपको थ्योरेटिकली पढ़ा दे, चलो मान लो एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया, पर आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता, ई वे बिल बनाना नहीं आता, कैंसिल नहीं करना आता, जीएसटी का पेमेंट नहीं करना आता, तो क्या खाक जीएसटी पढ़ लिया आप लोगों ने? मैं आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल से कनेक्ट करके चलूंगा। जीएसटी का जब रजिस्ट्रेशन का चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो इन बिटवीन हम पोर्टल पर जाकर, जीएसटी के पोर्टल पर जाकर प्रैक्टिकली रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके 2 फायदे होते हैं। नंबर 1, हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत बढ़ती है। ऑफिस का काम भी क्लास में ही खत्म कर लेंगे हम, और जब हमें कुछ काम करना आता है ना तो ऑफिस भी ना हम बड़े जोश के साथ में जाते हैं, और जब काम करना नहीं आता तो ऑफिस से हमारे कदम पीछे की तरफ खिंचते हैं। तो एक तो फायदा यह कि हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज एनहांस होगी, और दूसरी बात यह कि इस प्रैक्टिकल से हमारी थ्योरी मजबूत होती है। यस, प्रैक्टिकल से हमारी थ्योरी मजबूत होती है, लॉन्ग रन के लिए हमारी मेमोरी के अंदर फिट हो जाता है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो ग्राउंड पर आकर जमीनी हकीकत से हमारे माइंड के अंदर क्लियर हो जाता है। कैसे करूंगा मैं, ये थ्योरेटिकली नहीं बोलूंगा, मैं करके दिखाऊंगा कि देखो ऐसे करेंगे हम। यहां पर आ जाते हैं, और जब कोई कॉन्सेप्ट चल रहा होगा, जहां जैसे नीड पड़ेगी हर चैप्टर के अंदर, तो हम जीएसटी के पोर्टल पे जाएंगे, gst.gov.in करके। ऐसे करके मैं इसकी वेबसाइट पर आ जाता हूं। यहां आगे ये गवर्नमेंट का जीएसटी पोर्टल है। मेरी खुद की 2 कंपनीज हैं, उनके डेटा के साथ हम रियल प्ले यहां पर करके चलेंगे ड्यूरिंग द क्लासेस। तो मैंने किया यहां पर लॉगिन ऐसे करके।
एंड ये आएगा यूजर नेम वगैरह अपना आ गया, यूजर नेम आ गया, मेरा पासवर्ड आ गया। यहां पर आकर ये कैप्चा फिल करना है, जरा देख के बताना कितना है, 21 है, 44 है, भगवान झूठ ना बुलाए, 84 भी आ जाता। कर दिया हमने लॉगिन भाई साहब। मेरी कंपनी पहले ये आभास एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड, और उसका मैंने यहां पर लॉगिन कर दिया है मालिक। ठीक है सर जी। अब यहां जब देखते हैं तो ये अलग अलग यहां पर बटन्स दे रखे हैं कि डैशबोर्ड है, सर्विसेज है, जीएसटी लॉ, डाउनलोड, सर्च टैक्स पेयर, हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटीज, ई इनवॉइस। बहुत बड़ा पोर्टल है, पूरा जीएसटी खत्म हो जाएगा पोर्टल को समझते समझते। समझ में आ गई बात। सबसे काम का टैब है आपका ये सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर ढेर सारे सब टैब आपको दिखाई दे रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करना है तो मैं यहां पर जाऊंगा, लेजर्स देखने तो मैं यहां पर जाऊंगा, रिटर्न फाइल करनी है अगले टैब पे जाऊंगा, पेमेंट करना है आगे जाऊंगा, यूजर सर्विस, रिफंड, ई वेबल, ये आपका मेन टैब आ जाता है। जब मैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाऊंगा तो यहां पर फिर मल्टीपल ऑप्शंस मेरे सामने आ जाते हैं। क्या आप नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आए हैं? मैंने कहा हाँ, मैं नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आया हूं। यहां पर आकर मैं क्लिक कर दूंगा मालिक, और क्लिक करने के बाद ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहां पर आकर खुल जाएगा। ये पूरा फॉर्म भर के दिखाऊंगा, मैं आपको सबमिट करके दिखाऊंगा। मैं कौन हूं? IMA। मैं बोलूंगा भाई साहब मैं टैक्स पेयर हूं। मैं कहां से हूं? मेरा स्टेट क्या है? भाई साहब दिल्ली है। डिस्ट्रिक्ट बताओ कौन सा है? नई दिल्ली है। अपना यहां पर पेन मेंशन कीजिए, पेन मेंशन कर देता हूं, AFAPN 8510M, ये मैंने कर दिया। लीगल नेम है वहां पे तो गलत कर दिया, लीगल नेम आ जाएगा CA। नया रजिस्ट्रेशन चाहिए, राजकुमार क्लासेस, मैंने कर दिया भाई साहब यहां पे आके ऐसे। ठीक है जी। यहां परमानेंट अकाउंट नंबर आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, उसके बाद फिर मैं कैप्चा फिल करूंगा, OTP आएगा। OTP आने के बाद ये मेरा क्वालिफाइंग राउंड होता है, इसे क्वालिफाई करने के बाद फिर रियल फॉर्म खुलेगा, वहां पर तमाम डिटेल्स मेरी जाएगी। जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन कराते समय सबमिट करने होते हैं मैं उनको वहां पर सबमिट करूंगा और एंड स्टेज तक लेके जाऊंगा। तो मान के चलिए ऐसे ऐसे 8-9 पेजेस आपको और भरने होते हैं, पूरी डिटेल्स आपको यहां पर देनी होती है। तो हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल से सीखेंगे, और प्रैक्टिकल से सीखने पर जब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो वो हमारी लिखाई में दिखाई देता है। समझ में आ रही बात है? जब किसी बात की, मान लो आप सिंगापुर घूम कर नहीं आए और आपको बोला जाए सिंगापुर पर ऐसे लिखिए, तो आप किताबें पढ़ पढ़ के क्या लिख दोगे? लेकिन प्रैक्टिकली आप सिंगापुर घूम के आए हो, वहां हर सड़क गली को छान के मार रखा है, फिर आप लिखिए। कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने शानदार तरीके से आप उसे लिखेंगे। उसके बाद जैसे मान लीजिए अब यहां पर सर्विसेज पर आ जाते हैं और आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट के लिए पहले हमारे पास ना यहां पर होता है एक ई कैश लेजर करके होता है, जैसे पेटीएम का वॉलेट नहीं होता है, ऐसे करके एक बटुआ हमारे पास में होता है। उस बटुए के अंदर हमें पैसे रखने होते हैं और फिर हम जीएसटी का पेमेंट करते हैं। तो उस बटुए में, उस पेटीएम वॉलेट टाइप उस लेजर के अंदर पैसे जमा करने के लिए चालान भरना पड़ता है। पहले कैसे भरा जाएगा मैं आपको सब मालिक यहां पर आकर दिखाऊंगा। तो ये इस तरह की बातें हम अपनी सीखेंगे यहां पर आकर, और एक एक चीज को लेकर आगे मालिक बढ़ते चले जाएंगे और ये अपना इस तरह से करवाया जाएगा। समझ में आ गई बात? और उसके बाद में फिर यहां पर अपनी हम, ये लॉग आउट हो गया क्या? लॉग आउट हो गया शायद हम। सेवन 58117 पेमेंट, क्रिएट चालान, और यहां पर इस तरह से आ जाता है। ये एक एक बात को, एक एक बटन को समझाऊंगा कि ये क्या है, ये ऐसे कैसे है। प्रोसीड्स कर देते हैं तो आपको जितना भी पैसा जिस हेड में जमा करना होता है आप उसे यहां पर आकर लिख देते हैं, और लिखने के बाद मालिक फिर आगे बढ़ते हैं। आगे चल के आपसे पूछता है कि भैया आपको इतना पैसा जमा करना है ना, कैसे करना है, ई पेमेंट करना है, ओवर द काउंटर करना है, NEFT करनी है, RTGS करनी है, जो भी करना है बता दीजिए भाई साहब, इसमें दिक्कत वाली कोई बात आपके लिए नहीं है। तो जो आपको करना है वैसे आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ओवर द काउंटर का मतलब होता है कि बैंक में जाकर आप पैसे जमा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज हम अपनी डिस्कस यहां पे करके चलेंगे मालिक। ठीक है जी? हाँ सर जी एकदम ठीक है, और कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है किसी भी तरीके से। तो ऐसे करके यहां पर चालान जनरेट अपना हो जाता है। चालान जनरेट होने पर क्या होगा, एक सीपीएनएस का कोड यहां पर आ जाता है, मेरी कंपनी का नाम यहां पर आ गया है, आज कब ये जनरेट हुआ वो डेट आ जाती है, 15 दिन तक वैलिड रहता है, वो सब होता है। और उसके बाद में ये करने से फिर आगे हम मालिक बढ़ते चले जाते हैं और इसका पेमेंट आगे करवा दिया जाता है। तो मैं आपको बस ये कन्वे करना चाहता हूं कि जितने भी यहां पर टैब दे रखे हैं, अपने चैप्टर आने के साथ साथ हम हर टैब के साथ प्ले करके चलेंगे, उसको मालिक यहां पर देखकर
चलेंगे। तो ये होगी अपने जीएसटी पोर्टल की बात, चाहे जीएसटी का पेमेंट हो, रिटर्न हो, रिफंड तो चैप्टर में उसमें सिलेबस में नहीं आपके में, चाहे ई वे बिल हो, रजिस्ट्रेशन हो, पेमेंट हो, व्हाटएवर जो भी है सब आपको यहां से देखने के लिए मिलेगा। मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है प्रैक्टिकल डेमोज की। कुछ कठिन कठिन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को अगर यहां किताब और थ्योरी के माध्यम से समझाया जाए कॉन्सेप्ट्स को, तो यार बड़े बोरियत सी हो जाती है और समझ में भी कम आते हैं, फिर भूल भाल जाते हैं। तो ऐसे कठिन कठिन कॉन्सेप्ट की मैंने लिस्ट बनाई और उन लिस्ट को बनाकर मैंने प्रैक्टिकल डेमोज दिए ताकि आप उन्हें लंबे समय तक आपकी मेमोरी के अंदर चले जाएं। फिर वो कॉन्सेप्ट नहीं, ये खेल बन जाता है, एक नाटक सा बन जाता है। मैंने अपने कुछ एक डेमोज के करीब एक एक मिनट का थोड़ा सा अंश लिया है आपको ये दिखाने के लिए कि डेमो होते कैसे हैं। तो आप देखना चाहेंगे? हाँ सर जी देखना चाहेंगे। तो 5 मिनट का मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर अलग अलग डेमोस की क्लिप हैं छोटी छोटी सी, देखिए कि डेमोस किस तरह से काम करके चलते हैं, ठीक है, और हम कैसे कैसे कारनामे करते रहते हैं। आपके एक डेमो क्रिएट किया है और उसमें काफी समय लगा है हमें, हमारे अतुल भैया बहुत देर से लगे हुए हैं इसमें और हम भी काफी समय से अपने जो कलाकार व्यक्ति हैं, जो आर्टिस्ट, उनके साथ काम कर रहे थे ताकि हम एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को बड़ी आसानी से आपको समझा सके। कॉन्सेप्ट है ईआरसीसी का और मैंने ये फील किया कि बच्चा अक्सर एग्जाम टाइम में इस पर ना बड़ी क्वेरीज पूछता है। मैं इसको बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। तो हम इस कोल माइन के अंदर ही आ जाते हैं और सीन कुछ ऐसा है कि यहां पर है ये गवर्नमेंट, भारत सरकार, खान में हम खड़े हुए हैं जिसका हमारा भी कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिक्योरिटी लैंडिंग का कॉन्सेप्ट, कि वो कॉन्सेप्ट क्या है और उसके अंदर रिवर्स चार्ज किस प्रकार से अपना लगाया, इसे पकड़ो, रिवर्स चार्ज किस प्रकार से वहां पे लगाया जाता है, ठीक है। हालांकि जो कॉन्सेप्ट है टिपिकल है, पर मैं उसे पूरा सहज और सरल बनाने का प्रयास करूंगा आपके लिए कि कोई भी एनीबडी कैन लर्न जीएसटी, कोई भी जीएसटी को समझ जाए। आप खुद समझेंगे और घर में भी ये वीडियो दिखाएंगे इतना पोर्शन डेमो वाला कि उनको भी समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो आइए पहले हमारे जो कलाकार हैं उनका परिचय यहां पर हम लेते हैं। जी आप अपना परिचय बताएं, आपका नाम क्या है? खाना दिखता नहीं है क्या? चुप कर। ठीक है कोई बात नहीं। आप ये क्या लिखा? ओपन मार्केट। कौन है आप? ओपन मार्केट। कौन? ओपन मार्केट दिखता नहीं है क्या? ओपन मार्केट दिखता नहीं है क्या? दिख रहा है, सब दिख रहा है। ओपन मार्केट है तो इसका मतलब बाजार चढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या दिख रहा है? सर पे चढ़ा हुआ नहीं, सर पे से तो मुड़ा हुआ है लेकिन वैसे चढ़ा हुआ है, बाजार चढ़ा हुआ है मतलब आपके गांव में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपके बिल्कुल दरवाजे के सामने गोकुल वाई की गाड़ी आ गई है। तो चले आइए हमारी। आइए साहब, आइए साहब, आइए आइए साहब। भाई साहब सेब कैसे दिए हैं? भैया ये सेब 15 रुपए का एक दिया है। भाई साहब मैं तो 10 का लूंगा। भाई साहब 15 का ही लगेगा। भाई साहब मैं तो 10 का ही लेकर जाऊंगा। कितने चाहिए भैया? 6। ठीक है भैया ले जाइए। आइए भाई साहब, आइए साहब 6 ले जाए भाई साहब। 1 2 3 4 6 भाई साहब। भाई साहब 6 हो गए। लो भैया, भैया पैसा दे दो। पैसा उधार कर ली हूँ। है भैया? उधार कर ली हूँ। उधार भैया मुझे आगे भी देने होते हैं भैया पैसे। अगले हफ्ते मिल जाएंगे। पक्की बात? भैया 1 हफ्ते का समय दे सकता हूँ, उससे ज्यादा ना दूंगा मैं। ठीक है। 1 हफ्ते में पैसे चाहिए भैया, मुझे आगे देने हैं जहां से मैं लेके आया उनसे भैया। जी सर। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि एग्जम्पशंस हमारी चल रही हैं जीएसटी के अंदर, और एग्जम्पशंस में अब हम आ गए हैं अपने किसान वाली एग्जम्पशन पर। दान धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सरकार और किसान से जुड़ी हुई बात करने जा रहे हैं। किसानों से संबंधित बहुत सारी एग्जम्पशन जीएसटी में हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम किसान को ही अपने स्टूडियो में बुला लें और गांव के जीवन के संबंध में, खेती बाड़ी के संबंध में, पशुपालन के संबंध में किसान से ही पूरी जानकारी ली जाए। उसके बाद जीएसटी का क्या सीन होगा वो तो सब अपना हम लपेट देंगे उसके अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने
गांव से बुलाए हैं श्री लाल सिंह जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लाल सिंह जी हमारे स्टूडियो के अंदर। और आप नमस्कार जी। जी जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपको नमस्कार कर रहे हैं, नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। और आप थोड़ा सा आगे आ जाइए ताकि स्क्रीन में आप पूरे फिट हो जाएं। ठीक है जी। जी अपना नाम बताइए। लाल सिंह। लाल सिंह। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रीटिल्डिंग। टायर तो मेरा था जी, आप छोड़ दीजिए। टायर मैं लेके आया और इनके पास लेकर गया और आप इसके ऊपर चढ़ाएंगे रबड़, जैसा कि अभी हम देख रहे थे उस तरह से आप इसके ऊपर रबड़ चढ़ा देंगे। तो मुझे एक छोटी सी बात बताइए, जब आप इसके ऊपर रबड़ चढ़ाएंगे तो आप उसमें सिर्फ गुड्स लगा रहे हैं जो कि रबड़ है, या लेबर भी आप ही की है? लेबर भी है। लेबर भी आपकी है, यानी कि गुड्स भी है और लेबर भी है। प्राइस शॉप, इसको कोटा के नाम से भी जानते हैं या सरकारी राशन की दुकान के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये बढ़ता है यहां पर ऐसे करके कोटा। अब मैंने सोचा कि चलो हम अगर कोटा की बात ही कर रहे हैं, फेयर प्राइस शॉप की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना इन्हीं के एक डीलर को जो कोटा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन्हीं से बात की जाए। तो क्या कहते हो आप, बात करें? यस सर। तो आइए मालिक, इनको फोन लगाते हैं जरा। एक हमारे जानने वाले हैं और पूरी बात करेंगे उनसे, तो समझना इनका पूरा सिस्टम क्या होता है। उसके बाद फिर जीएसटी का क्या सिनेरियो आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? फाइल तैयार होने के बाद फाइल सबसे पहले कहां जाती है? ब्लॉक में जाती है। ब्लॉक में जाती है। जो आपका खुर्जा ब्लॉक है वहां आपकी फाइल गई थी। उस ब्लॉक के बाद में? ब्लॉक के बाद में जाती है तहसील। तहसील के बाद एसडीएम साहब के यहाँ जाती है। तहसीलदार साहब के यहाँ जाती है। अच्छा, फिर वहां से आपका सर्टिफिकेट बन के आता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा रिंकू, इसमें आगे आप क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हो आपके गांव में? मतलब राशन में क्या क्या बंटता है? गेहूं, चावल। अभी कुछ दिन पहले मक्का भी आई थी। अंत्योदय कार्ड के लिए तेल भी आया था। तेल कैरोसिन ऑयल जो होता है, मिट्टी का तेल, कैरोसिन ऑयल। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो कैरोसिन ऑयल हो गया, गेहूं हो। तो ये कुछ डेमोस की झलकियां थी, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया था कि कठिन कॉन्सेप्ट्स को हम इस तरीके से आसान करने का प्रयास करते हैं और हंसते खेलते कूदते हुए आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएं। अब ये तो बात हो गई टेबल के इस पार की कि मैंने आपको थ्योरी सिखा दी, आपको जीएसटी पोर्टल दिखा दिया, डेमोज देके एक भारी कॉन्सेप्ट को आसान बना दिया। लेकिन टेबल के उस पार क्या होता है? जो टैक्स ऑफिसर्स होते हैं वो किस तरह से जीएसटी को देखते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है। जब हमें डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस आता है, चिट्ठी आती, तो क्यों आती है, उनके पास कौन कौन से टूल्स होते हैं। मजे की बात यह कि वो हमें पकड़ते कैसे हैं अगर कोई चोरी कर लेता है तो मैं जब ये पढ़ाता हूं तो बच्चा अलग अलग तरह की क्वेरीज पूछता है कि मैं ये कर लूं तो बताइए फिर डिपार्टमेंट को पता कैसे लगेगा, है ना। और आपके मन बहुत सारे सवाल होते हैं कि अचानक से रेड हो जाती है सर किसी व्यक्ति के ऊपर, तो कैसे हो जाती है, क्या होता है। तो टेबल के उस पार क्या हो रहा है, वहां क्या दुनिया है, तो ये दुनिया तो वही बता सकता है जो उस दुनिया में रहता हो। जी हां, मैं जीएसटी ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं। तो मैं आपकी क्लास में लेकर आता हूं डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, कभी ज्वाइंट कमिश्नर साहब, कभी एडिशनल कमिश्नर साहब, कभी कमिश्नर साहब, कभी असिस्टेंट कमिश्नर साहब। तो नॉर्मली जैसे रजिस्ट्रेशन वाला वर्क हो गया तो ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब देखते हैं। रेड वगैरह की बातें होती हैं तो ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर फ्रंट पर होते हैं। तो जैसा टॉपिक आपके लिए आता है वैसे ही अधिकारी को हम इनवाइट करते हैं आपसे रूबरू कराने के लिए। आपके नन्हे मुन्ने चुन्ने पुन्ने जो चोरी चकारी के जो डाउट्स होते हैं उनको अधिकारियों से ही हम
सॉल्व करवाते हैं। कैसे भला, मैं सबूत दूंगा आपको, मैं सिर्फ थ्योरेटिकली या मुंह से ऐसे बात नहीं करूंगा, मैं जो भी बोल रहा हूं हर चीज के पीछे का मैं आपको बेस दूंगा। तो मैं एक 5-7 मिनट का क्लिप आपको बता रहा हूं जो हमने अपनी पिछली क्लासेस के अंदर बच्चों के साथ में किया है, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि बेटा बैच के अंदर ये हरकतें होने वाली हैं और जीएसटी हमारा कहां से कहां पर पहुंचने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको अल्टीमेट करियर अपना जीएसटी में ही बनाना है, क्योंकि आप जैसे एक्सपर्ट्स की जरूरत है देश को। ठीक है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूं। हमारे प्रिय सर जॉइंट कमिश्नर श्री नरेंद्र यादव जी, तो मैं सर को आपके साथ रूबरू कराता हूं, लाइव कराता हूं। आइए मिलते हैं सर से। सर लाइव है इस समय आप, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर थैंक यू सर। और ये आपका लाइव जो है ना सर, ऐसा लाइव होता है जिसमें मैं अकेले ही बोलता हूँ, आपको देख पाता हूँ, बच्चों को देख नहीं पाता हूँ। इस लाइव से जो है ना सर, अगली बार सर वो भी करा देंगे। होता है सर, ये बच्चे आपको सुन पा रहे हैं इस समय? ठीक है सर। तो मैं बच्चों के बिहाफ पे आपसे क्वेरीज पूछूंगा सर। ठीक है सर। तो अच्छा लगा सर लास्ट टाइम मुझे बात करके आप लोगों से, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, अगर बच्चों को उससे फायदा हो रहा है तो मैं चाहता भी हूँ कि सर जब वो सीए बने तो अच्छे सीए बने और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाएं जो। और मैं चाहता हूँ कि आपके बच्चे अगर इससे उनको कुछ फायदा हो रहा है तो मैं अपने एक्सपीरियंस जो भी है शेयर करता रहूंगा, उसमें कोई मुझे तकलीफ नहीं है सर। और मेरी यही मतलब उम्मीद है कि आपके बच्चे जो अच्छे सीए बने आगे चल के। आप जितना अच्छा पढ़ाते हैं और उतना अच्छा वो फील्ड में भी आपका नाम रोशन करें जब जाएं, तो प्रैक्टिस जब करें। बिल्कुल सर। तो बताइए सर, आज किस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं सर, क्या स्टार्ट करना है बताइए सर। सर मैं बताता हूं अभी। दरअसल सर हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम जब स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ यही नहीं है कि बस थ्योरेटिकली पढ़ाएं सर, पूरा पोर्टल घुमा के लाते हैं बच्चों को हम। रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, रिफंड, एडवांस रूलिंग, अपील, सारा कुछ दिखाते हैं प्रैक्टिकली। और आपका साथ इसमें सर आ गया है तो मैं पूरा 360 डिग्री पर बच्चों को सारा कुछ दिखा पा रहा हूं, तो इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं सर आपके। और सर दरअसल मैं शुरुआत करना चाहूंगा, आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं सर्च, सीजर और रेड में। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं सर, पर आज की शुरुआत यहां से करते हैं। सर अपने कोई ना लाइव जो आपने काम किया है उसके किस्से कहानी जो बताते हैं, जैसे बच्चों को बताते हैं, तो सर हमें कुछ 1-2 किस्से सुनने हैं आपके कि क्या घटना घटित हुई थी और कैसे आपने पकड़ा, फिर ऑथेंटिकेशन कहां से मिली, कैसे कैसे गए, आपको सूचना कितने समय पहले मिली, सरकारी गाड़ी में गए, अपनी गाड़ी लेके गए, वहां क्या किया, कैसे कैसे किया, खाना किसने खिलाया आपको, कितने समय आप वहां पे रहे, लौट के कैसे आए, तो वो सारा सर एक कहानी सुननी है हमें आपसे, उसके बाद क्वेश्चनिंग करेंगे सर हम। सर देखिए, मैं कहानी भी सुनाता हूं सर, और उससे पहले मैं आपको बताता हूं सर, सर्च आपने बच्चों को पढ़ा दिया होगा। बेसिकली हम लोग जब सर्च करते, हम लोग सर्च से कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट क्यों करते हैं, लास्ट टाइम थोड़ा डिस्कशन मैंने किया था। देखिए सर, सर्च की बारी तब आती है जब आपको पक्का पता होता है कि वहां पे कुछ कच्चे पेपर होंगे या कुछ ऐसे इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपकी इन्वेस्टिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप समन पे बुलाते हैं तो हो सकता है वो लेके न आए, इसलिए सर हमें सर्च से कोई चीज इनिशिएट करनी पड़ती है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन। तो ये तो एकदम फैक्चुअल चीज है सर। और उसके बाद जब हम पूरी प्लानिंग करते हैं सर, तो जो सर्च की एक प्लानिंग होती है सर, इट टेक्स टाइम सर। मतलब हमें अगर कहीं सर्च करना है तो उसके लिए पूरी टीम बनानी पड़ती है सर। और पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, इंफॉर्मेशन बहुत रॉ होती है कई बार, फिर हम उसे प्रोसेस्ड करते हैं। प्रोसेस करने के बाद सर वो एक तरह से बोलते हैं सर वर्केबल या एक्शनेबल इंफॉर्मेशन बनती है, जिसे हम लोग टेक्निकली इंटेलिजेंस बोलते हैं। कि आपके पास कोई रॉ इंफॉर्मेशन आई, फिर आपने उसको इंटेलिजेंस में डेवलप किया, और उसके बाद जब इंटेलिजेंस वो बन जाती है फिर हम उस पर एक्शन लेते हैं सर। और वो एक्शन लेने से पहले पूरी टीम बनती है सर। सपोज करिए अगर बड़ी सर्च है, बड़ी सर्च का मतलब कि मल्टीपल स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, न केवल यूपी में है बल्कि दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, कई स्टेट्स हो सकते हैं सर, हो सकता है साउथ में भी कुछ है। क्योंकि आजकल रजिस्ट्रेशन सर आप देख ही रहे हैं कि एक जो कंपनी है हर जगह उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, हर जगह अपने डिपो बनाती है, वेयर हाउस बनाती है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जहां मल्टीपल स्टेट्स हैं तो हमें कोऑर्डिनेशन और मुश्किल हो जाता है सर। और कोऑर्डिनेशन की जो जिम्मेदारी होती है बहुत भयंकर और बहुत भारी हो जाती है। मतलब आपका जो कोऑर्डिनेशन का काम होता है, अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो कोई भी सर्च आपकी कभी भी खराब हो सकती है।
तो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि आप जब भी कोई सर्च प्लान कर रहे हैं तो आपकी जो टीम है और जो उसके टीम लीडर हैं उनको अपना रोल पता होना चाहिए कि भाई आपका क्या रोल है, कैसे करना है। और हम बेसिकली टीम लीडर्स किसको बनाते हैं सर, जो बहुत इंथुजियास्ट होते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेके आगे लीड करने वाले होते हैं। टीम में सर हर तरह के लोग होते हैं, बहुत होंगे जो बहुत एक्सपीरियंस लोग होंगे, सीनियर लोग होंगे, जिनको जितना आपको पता है सर हो सकता है उतना उनको भी, मतलब जितना सीए को पता होता है ना सर कि प्रोविजंस है, उससे ज्यादा उनका एक्सपीरियंस होता है। मतलब वो इतने सारों से डिपार्टमेंट को देखते होते हैं सर। तो हमारी जो टीम कंपोजिशन होती है, अनुभवी लोग होते हैं सर, नए लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं और पूरा उसका एक ब्लेंड होता है। और उसके बाद जब हम सर्च पे जा रहे होते हैं तो सर बेसिकली हमारी कोशिश होती है सर, अगर हम किसी के घर जा रहे हैं, अगर रेजिडेंस कवर कर रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग में जाए। अर्ली मॉर्निंग मतलब आप देखें, अर्ली मॉर्निंग का मतलब सर सूरज निकलते वक्त पहुंच जाए। क्योंकि लोग क्या होते हैं सर कि लोग क्या होते हैं ना, जैसे दिल्ली वाले तो देर से उठते हैं सर, लेकिन बाहर वाले लोग क्या होते हैं, कई बार 6:30 बजे उठ के जिम चला गया, कोई पार्क में घूमने चला गया, तो पता चला जिस बंदे को हमें लेके इंट्रोगेट करना तो बंदा ही गायब हो गया सर। कई बार ऐसी चीजें हमारे साथ हो चुकी हैं सर। यहाँ तक बच्चों को सर कुछ पूछना है, जानना है सर, यहाँ तक कोई डाउट किसी को सर? हाँ, यहाँ तक ये है कि जो टीम बनाते हैं सर, वो कौन बनाते हैं, और दूसरा सर, पूछ रहे हैं कि आपने जब रेड की होंगी तो उसके रीजंस क्या क्या रहे थे जो एक्चुअल में किए हैं आपने, कि इस वाले का ये रीजन ये था, इसका ये था, इसका ये था, मतलब क्या नहीं किया था टैक्स पेयर ने? जी मैं बताता हूँ सर, दोनों प्रश्न का जवाब देता हूँ। पहली चीज सर आपने बोली टीम बनाने की, तो टीम बनाने की जिम्मेदारी सर जो अच्छी तरह से केस को समझता है उसकी होती है कि कौन सा बंदा कहाँ पे रिक्वायर्ड है। सपोज करिए सर कि अगर केस को मैं अच्छी तरह समझता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है टीम बनाने की कि मेरे को ये लोकेशन बहुत क्रूशियल है, यहाँ पे ऐसा बंदा भेजना है जो स्क्रूटनी में बहुत अच्छा हो, और ये लोकेशन पे हमें मैन लोग मिलेंगे तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस जिसका अच्छा हो, ताकि लोगों को कन्विंस कर सके, बात कर सके अच्छे से, उसको वहां भेजना है। तो ये सारा चीज सर डिपेंड करता है कि आईओ एसआईओ कोई भी टीम फॉर्मेशन कर सकता है जिसको अच्छे से अपने केस के बारे में पता है। तो वी गिव द फ्रीडम सर, अल्टीमेटली इसमें कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं केवल ज्वाइंट डायरेक्टर करेगा या ऊपर के अधिकारी करेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये पूरा एक टीम वर्क होता है सर, और उस टीम में जिसको अच्छे से पता है कि कौन सा सेंसिटिविटी कहाँ कितना इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से काम होता है सर। एक तो ये रहा सर। और दूसरी चीज सर कि क्या रीजंस थे सर्च करने की। सर सर्च करने के एक तो यही होता है, पहली चीज सर कि हमें इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट वहां मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है कि बंदे ने जो टैक्स चोरी की है, या जब मैं मतलब सर कई ऐसे सर्चेज भी किया, जैसे ड्रग्स का सर्च था। ड्रग्स में जब होता है डीआरआई के, आप देखेंगे सर तो जुडिक्शन में या जो उसका दायरा है उसमें एनडीपीएस एक्ट भी आता है, नारकोटिक्स एंड जो ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है। तो उसमें क्या होता है सर कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मतलब सर जो हम लोगों ने की थी सर, उसमें क्या था कि एक इलीगल फैक्ट्री थी सर बेसिकली, और जो इलीगल फैक्ट्री थी उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि वहां पे एक सर्टेन ड्रग्स बन रही है, और वो इलीगल तरीके से बन रही है, और उसमें फिर रेकी वोकी करने के बाद पता चला कि हाँ सर वो इन्फॉर्मेशन सही है। फिर उसके जो हमने वो सर्च कंडक्ट की सर, तो उसमें मतलब इतना चैलेंजेस था सर। आप फरवरी का मेरे ख्याल से मंथ था सर, और भयंकर ठंड सर। हमारी पूरी टीम जो है हमने बुला ली अर्ली मॉर्निंग में 4 बजे, और सबको ब्रीफिंग दे रहा हूँ ऐसे ऐसे ये करना है। उसके बाद अलग अलग लोकेशंस पे, और जो मेन जहाँ पे बन रहा था वहाँ पे भेजा टीम को, और इवन मैं भी उस टीम में गया। और सर मतलब हमने वेदर को तो कहीं से भी वही नहीं किया था, मतलब काउंट ही नहीं किया था कि ऐसा कोई मतलब समस्या भी आएगी। और वो गांव में सर खेतों में क्या होता है, ठंड और होती है, तो बहुत रिमोट एरिया में जो है ना, रिमोट एरिया में जो है वो फैक्ट्री थी। और जब वहां पे हम लोग पहुंचे सर, तो जो केमिकल्स होते हैं ना सर, उनकी बहुत स्मेल होती है। अच्छा, आपको पता नहीं होता कि जो ड्रग्स होते हैं, जो केमिकल्स बनते हैं, आप अगर आसपास कोई फैक्ट्री चल रही है उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि यहाँ केमिकल्स का काम हो रहा है, क्योंकि केमिकल्स में एक अलग सा स्टिंकिंग जो है सर, इस बदबू और आंखों को चुभने वाली बहुत सारी चीजें होती हैं सर उसमें। तो हर कोई उसको नामली कर भी नहीं सकता सर। तो जब हम लोग वहां पे गए अंदर, तो उसमें ये भी था सर कि इनके पास हथियार भी हो सकते हैं, काफी कुछ मतलब था। तो हम लोग भी ऑलरेडी बैकअप के साथ गए थे।
चक्का चित्तिया ते मिलन बधाइयां चक्का चित्तिया चक्का चित्तिया ते मिलन बधाइयां चक्का चित्तिया ते मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा सूरमा के माने है जम्मिया एक सूरमा 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 सूरमा। तो देखा आपने, दीज आर द यूनिक फीचर्स। मैं वो बात नहीं कर रहा कि हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कराएंगे, ये वो सब तो होगा ही होगा, वो तो जनरल सी बातें हैं। दीज आर द यूनिक स्पेशल फीचर्स जो आपको अलग से यहां पर क्लासेस में देखने के लिए मिलेगा, जो शायद कहीं और नहीं मिल सकता है। तो ऐसे करके हमारा ये अगला फेज आया, जिससे कि जीएसटी है ना हमें पूरा का पूरा समझ में आएगा और एक खेल की तरह हम ऐसे करके चलेंगे। उत्तर प्रदेश के अखबारों में खासतौर पर जैसे अमर उजाला, खबरें ऐसी आती हैं कि खेल खेल में कट्टा चला 2 मरे, खेल खेल में ही काम हो जाता है। ऐसे हमारा जीएसटी भी ना खेल खेल में ही पूरा हो जाएगा। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद, चीजें समझ में आने के बाद, अब नंबर आता है उसे बाहर निकालने का, एक्सप्रेस करने का। तो उसके लिए आपकी होनी चाहिए राइटिंग प्रैक्टिस। मैं आपको खूब प्रेजेंटेशन टिप्स दूंगा, लेकिन आपको समझ में आने वाले नहीं है जब तक कि मैं आपको लिखकर ना दिखाऊं कि बेटा सॉरी ऐसे आपको लिखना है। तो मैं क्या करता हूं, जो मेरी क्वेश्चन आंसर की बुक है उसमें से 1 या 2, हर चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन हाथ से लिख कर दिखाऊंगा कि तुझे प्रेजेंटेशन ऐसे देकर आनी है, और 2-3 क्वेश्चन तुम्हें दूंगा कि हाथ से लिखना, चाहे वो थ्योरी क्वेश्चन ही क्यों ना हो, है ना। एंड इस तरीके से हम अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करेंगे। प्रेजेंटेशन जिसे कहते हैं वो कोई एक दिन का खेल नहीं होता है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रैक्टिस करते 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 वो आपकी इंप्रूव होती है। तो 1 मिनट में आपका और लूंगा, यहां पर देखते हैं कि हम कैसे अपना लोड ऑफ जीएसटी borne by end user। GST load is to be borne by end user by shifting the load with value addition from one person to another person। तो ऐसे करके आप अपना आंसर आसानी से, सावधानी से लिख सकते हैं। हालांकि इसमें कोई एक जनरल सा क्वेश्चन ऐसे लिखवाते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, पोर्टल से देखा, डिपार्टमेंट ऑफिसर से बातचीत करी, थ्योरी को अच्छे से पढ़ा, राइटिंग प्रैक्टिस करी, और क्वेश्चन आंसर की फुल प्रैक्टिस हम करके चलेंगे। अब इतना सब होने के बाद अगला नंबर आता है रिहर्सल का। एक बात दिमाग में सही से बिठा लेना, सी इंस्टीट्यूट ये कहता है कि मेरे मुन्ना, मेरे ए भाई साहब सीधे बैठो, टेढ़े मेढ़े नहीं बैठना। आप इससे बात कर रहा हूं, जी हाँ हाँ तुमसे, सीधे बैठो, हंस रहे हो। तो यहां पर सी इंस्टीट्यूट ये कहता है कि मैं हर पेपर को बच्चे से 1 बार, 2 बार और 3 बार लिखवाऊंगा। वो ये चाहता है कि आप 3 बार कम से कम पेपर लिखो। चॉइस आपकी है, 2 बार घर पर लिख लें, 1 बार एग्जामिनेशन हॉल में लिख लें, या तीनों बार ही एग्जामिनेशन हॉल में लिखें। चॉइस आपकी है। समझ में आ गई बात। इसलिए रिहर्सल करना बहुत बहुत जरूरी है। मैं क्या करूंगा, आपकी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए कि आप कितना इंप्रूव हो पा रहे हैं, तो आपके संडे टेस्ट ऑर्गेनाइज करके दूंगा मैं आपको। एक लिंक आपके पास में आएगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म होगा, वहां पर आपको टेस्ट दे रखा होगा। आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस वहां से देखेंगे, आंसर अपने रजिस्टर में लिखेंगे। सारे आंसर रजिस्टर में लिखने के बाद में फिर फोटो खींचकर उसका एक सिंगल पीडीएफ बनाएंगे अपनी आंसर शीट का, और जो गूगल फॉर्म था उसमें एक अटैचमेंट का ऑप्शन होता है, वहां पर अपनी पीडीएफ फाइल को आप अटैच करके सबमिट कर देंगे। विद इन द वीक, यानी अगला टेस्ट होने से पहले आपको
अपनी आंसर शीट चेक होकर आपकी मेल पर मिल जाएगी कि आप कहां गलती कर रहे हैं, और आप इतना सारा कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, राइटिंग स्किल सब कर रहे हैं, तो उसका फाइनली रिजल्ट क्या आ रहा है, आप कितने नंबर ला पा रहे हो। तो संडे टेस्ट होंगे और सिलेबस खत्म होने के बाद आपके 1-2 टेस्ट में और लूंगा पूरे सिलेबस के, जिससे कि आपका रिहर्सल अच्छे से हो जाएगा। अगर आप टेस्ट देते हैं ना, तो भाई मान के चलिएगा कि आपके शानदार मार्क्स आने से कोई रोक नहीं सकता। पुरानी कहावत है कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। जो बच्चे टेस्ट में टॉप करते हैं ना, असल एग्जाम में भी उनके नंबर बेहतरीन आते हैं। 80+ ही मार्क्स मैंने आते हुए देखे हैं, क्योंकि जो बच्चे टॉप करते 3-4 उनके नाम भी याद हो जाते हैं हमें। ठीक है जी, वैसे करके है। ये सब हो गया। और सबसे बड़ी खूबी होगी लिंकेज की। टेक्स्ट के पेपर में एक बड़ी बात यह होती है कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चुन्ने पुन्ने प्रोविजंस ना बहुत सारे हो जाते हैं। अब सारे प्रोविजंस को याद कैसे रखा जाए? तो जैसे मान लीजिए अगर ये सिंगल प्रोविजन है, इसको अकेला छोड़ दिया जाए तो ये खड़ा नहीं हो सकता, रुकेगा नहीं, ये गिर जाएगा। लेकिन इसकी सपोर्ट के लिए मैं 2-3 चीजें और जोड़ दूं यहां पर लाकर, तो शायद हम इसे यहां पर खड़ा कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम कॉन्सेप्ट को झुंड में रख के चलेंगे, लिंकेज करा के चलेंगे। कैसे भला, मैं आपको बताता हूं। हमारा जो तरीका होगा ना, मैं आपको एक डायग्राम दूंगा शुरुआती दौर में ही, और ये डायग्राम क्या आपका सिलेबस है बेसिकली। ऐसे मान के चलिए आपके पूरे सिलेबस को मैंने 9 हिस्सों में तोड़ रखा है, और ऐसे ऐसे करके राउंड 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 हम घूम घूम कर ये जीएसटी को पढ़ के चलेंगे। कैसे भला, यहां पर अभी ज्यादा नहीं बता पाऊंगा मैं आपको, लेकिन हां, जो जीएसटी है वो गुड्स या सर्विसेज पे लगाया जाता है। नाम ही है ना, गुड्स और सर्विसेज टैक्स। ठीक है जी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स क्या है, सर्विस क्या है, और क्या ना गुड्स है ना सर्विस है। अब एक बात समझना, अब यहां पर ऐसे मानो जैसे कि ये 9 अलग अलग राउंड हैं। यहां से अगर आप क्वालिफाई करोगे तो अगले राउंड में खेलने के लिए जाओगे। अगर पहले राउंड से क्वालिफाई नहीं करे तो इस गेम से आउट हो जाओगे। बैक टू पवेलियन, म्यूजिकल चेयर वाला गेम नहीं होता, गोल गोल घूमते हैं और जो आउट हो जाता है वो गेम से बाहर हो जाता है, वैसे यहां पर होगा। अगर कोई चीज गुड्स है या सर्विस है तो मैं उसके साथ अगला राउंड खेलने के लिए जाऊंगा। अगर वो कुछ भी नहीं है तो यहीं से एग्जिट कर जाएगी और बात यहीं पर खत्म हो जाती है। गुड्स या सर्विस होने के बाद अब नंबर आता है कि भाई ये मान लीजिए गुड्स या सर्विस है, तो क्या उसके होने से ही जीएसटी लग जाएगा? द आंसर इज नो। उसके लिए उसके अंदर एक हलचल, एक हरकत, एक जलजला, एक मोमेंटम, अरे भाई साहब सीधे, ये सब होना चाहिए, और इसी हरकत को नाम दिया जाता है सप्लाई का। तो गुड्स या सर्विसेज की एक सप्लाई होनी चाहिए, तभी जीएसटी अपना लगाया जाता है। तो यहां से गुड्स सर्विस देखा, फिर सप्लाई आएगा, फिर उसका देखेंगे कि उसका नेचर क्या है, इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट, फिर टैक्सेबल पर्सन, फिर एग्जम्पशन। ऐसे कर करके मैंने गोल गोल पूरे जीएसटी को घुमा रखा है। इसी पैटर्न पर आपके चैप्टर्स मिलेंगे, और शुरुआती दौर में 2-3 लेक्चर तो मैं इसी डायग्राम पर आपके लगाने वाला हूं। आपको पूरा हेलीकॉप्टर व्यू दूंगा कि देखो तुम्हारा जीएसटी ऐसा दिखता है। फिर उससे क्या होगा कि जब थॉरली अपनी बुक से पढ़ रहे होंगे कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक को, तो हमें पता होगा कि इस समय जीएसटी के मैप पर हम कहां खड़े हैं, कितना कर चुके हैं और कितना करना हमें बाकी है। तो इस तरीके से लिंकेज करके हम अपनी सारी बातों को मालिक डिस्कस करके चलेंगे। आई होप यहां से आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हम अपने इन लेक्चर्स के दौरान, जो भी 30-32 लेक्चर हमारे होने हैं, इन लेक्चर्स के दौरान हम क्या क्या गुल खिलाने वाले हैं। मजा तो बहुत ही आएगा, मैं आपसे वादा कर सकता हूं इस बात के लिए। इस डेमो लेक्चर को मैं YouTube पर भी डालूंगा, शेयर करना आगे तक। ठीक है, ठीक है सर। हालांकि नॉर्मली मैं शेयर और लाइकिंग की बात नहीं करता हूं, पर मैं ये जरूर कह रहा हूं, मैंने अपना जितना भी की फीचर्स हैं वो सारे इकट्ठे करके आपको दिए हैं कि हम सब ये करने वाले हैं। ठीक है जी, और अल्टीमेट आप अपना करियर सोचिएगा जीएसटी के अंदर चलकर, और जब फाइनल में आओगे तो और भी एडवांस लेवल की चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो मैं फिर से एक बार समराइज कर दूं, आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है। हमने सिलेबस की बातें करी, किताबों की बातें करी। मैं आपको मेन बुक दिखाता हूं अपनी, आइए मेरे साथ में। ये रही हमारी मेन बुक, कुछ इस तरह से दिखेगी आपको यहां पर आकर। एंड इसके अंदर ये पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का है, रंग बिरंगी नीली पीली और पूरी जहां जैसी आवश्यकता पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन की, डायग्राम्स की, चार्ट्स की, उनसे भरी हुई है आपकी ये शानदार सी बुक। ऐसे करके मालिक, ठीक है सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब जहां जिस इमेज की जरूरत है समझने के लिए, समझाने के लिए,
उसका आसान भाषा में मैंने टेक्स्ट दिया है और फिर उसको एनालाइज करने के लिए लगभग हर कॉन्सेप्ट की मैंने एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी और पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ मैंने इसको सजाया है, संवारा है। यूं ही नहीं आ जाते हैं ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स मालिक, यूं ही नहीं आ जाती है ऑल इंडिया रैंक 1। कुछ तपाना पड़ता है, कुछ अलग करना पड़ता है, लीक से हट के चलना होता है। अभी तक तुम क्या सोचते थे, बस किताब पढ़ ली, थ्योरी पढ़ ली, भाई साहब टीचर ने पढ़ा दी, घर पर अट्टा मार लिया। नहीं, ये जब पूरा पैकेज आप लेके चलोगे साथ में ना मालिक, तो चीजें शानदार तरीके से क्लियर होती हैं और आप अच्छा परफॉर्म करके आ पाते हो। कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, पोर्टल की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको अधिकारियों से बातचीत भी करनी चाहिए, उसके बाद में फिर राइटिंग प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, संडे टेस्ट भी होने चाहिए, उसके बाद एक और फुल सिलेबस का टेस्ट होना चाहिए, तब जाना एग्जाम देने के लिए। देखता हूं आपके 90% प्लस मार्क्स को भला कौन रोकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, मुझे सुना। मिलते हैं क्लास में बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधा रानी की कृपा आपके ऊपर यूं ही बरसती रहे और आप हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, खेलते रहें। और एक बात मैं आपको बताऊं, आप ना लाइफ में हमेशा अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को ना सही संवार के बनाए रखना। फिजिकल हेल्थ के लिए कम से कम पौना घंटा आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, फिजिकल एक्सरसाइज, और कम से कम 15 से 20 मिनट, आधा घंटा तक मेडिटेशन या मेंटल एक्सरसाइज जो भी आप करना चाहें आप वो कर सकते हैं। क्योंकि जो मेंटली और फिजिकली फिट होते हैं ना, वो यहां से खुश रहते हैं, उनके अंदर से उमंग तरंग उठती रहती हैं और वो हर काम अपना जोश के साथ में करते हैं, ना कि ऐसे मरियल से रहते हैं। ठीक है, और जो जोश में रहते हैं, पॉजिटिव बने रहते हैं ना, तो भाई उनको तो बात भी एक बार में समझ में आ जाती है और वो कुछ धमाका ही करते हैं अपनी लाइफ के अंदर चल के। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। बाय है और टाटा है और ढेर सारा लव यू है। सी यू इन द क्लास। थैंक यू सो मच, बाय, टाटा।